क्या प्रशांत किशोर अपना काम छोड़ देंगे? जानने के लिए देखिए ये पूरा वीडियो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रेखा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑफिशियल वड़ा पाव में। दोस्तों, क्या प्रशांत किशोर अपना काम छोड़ देंगे? ये सवाल आज इसलिए अहम बना हुआ है क्योंकि कल प्रशांत किशोर जो इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट है या जिनको कहा जाता है कि वो राजनीतिक पक्षों के लिए रणनीतिकार का काम करते हैं, उन्होंने ट्विटर पे एक ट्वीट किया। उन्होंने उस ट्वीट में लिखा कि पश्चिम बंगाल में आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी 100 से ज्यादा सीटें जीत जाती है या डबल डिजिट का आंकड़ा पार करती है तो मैं अपना काम छोड़ दूंगा। पश्चिम बंगाल में अभी जिस तरीके की राजनीतिक गहमागहमी चल रही है, उस हिसाब से वहां पे ये देखना बहुत जरूरी हो गया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसका पासा पलटता है और कौन सा पक्ष है जो सत्तारूढ़ बनता है। अभी जो सत्तारूढ़ पक्ष है तृणमूल कांग्रेस की, जो वहां पे सत्ता है, उसकी जो सर्वे सर्वा है ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, उनमें और बीजेपी में एक तरीके से कहा जाए तो एक अघोषित युद्ध चल रहा है। बीजेपी ने आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वहां पे अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। लोकसभा 2019 के जो चुनाव थे वहां पे बीजेपी को जिस तरीके की जीत मिली है और उनको 18 सीट मिली, जो कि उन्होंने एक शायद एक्सपेक्ट भी नहीं की थी कि पश्चिम बंगाल से उनको इतनी सफलता मिलेगी। 42 सीटें आती है पश्चिम बंगाल में लोकसभा की, उसमें से 18 सीटें बीजेपी ने जीत ली और 22 सीटें, मात्र 22 सीटें तृणमूल कांग्रेस को मिली और दोनों पार्टियों के बीच का वोट शेयर जो था वो बस 3% का बचा था। तब से बीजेपी वहां पे अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत बनाने में लगी हुई है और अब बीजेपी की नजर वहां के विधानसभा चुनाव पे है। 2011 से लेके अब तक, मतलब पूरे 10 साल अब तक वहां पे तृणमूल कांग्रेस का शासन रहा। मतलब ममता बनर्जी वहां पे 2 टर्म की चीफ मिनिस्टर रह चुकी है और पिछले कुछ साल से वहां पे जिस तरीके की राजनीतिक हिंसा हो रही है, वहां की जनता में ये माना जाता है कि ममता बनर्जी के खिलाफ खासी नाराजगी है। ये ममता बनर्जी की दूसरी टर्म है और पूरे 10 साल अब उनको होते आए हैं वहां पे। तो एक ये भी कहा जा सकता है कि वहां के लोगों में उनके प्रति एक एंटी इनकम्बेंसी की भावना भी है। ममता बनर्जी का अगर हम पूरा एक राजनीतिक एक उनका ये देखे, प्रवास देखे, जिस तरीके से उनकी पूरी राजनीति रही है, तो पिछले कुछ सालों में जो उनकी सेकंड टर्म थी उसमें उनके कुछ जो मंत्री थे, कुछ नेता थे, उनपे भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, हिंसाचार की भी राजनीति का एक तरीके से कहा जाए तो तृणमूल कांग्रेस पे हमेशा से आरोप होता रहा। और जब से वहां पे बीजेपी ने अपनी जमीन खोजनी शुरू की है नए सिरे से, तब से बीजेपी और तृणमूल इन 2 पार्टियों में हमेशा से हिंसा की वारदातें भी हुई है। बीजेपी हमेशा ये कहती आई है कि वहां पे बीजेपी की जितने कार्यकर्ताओं की अब तक हिंसाचार में मृत्यु हुई है, उसके पीछे तृणमूल कांग्रेस ही है और ममता बनर्जी इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज करती हुई आई है। उन्होंने हमेशा केंद्र पे पश्चिम बंगाल के प्रति भेदभाव का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री मोदी से उनकी जो एक राजनीतिक सूझबूझ है उसमें भी काफी अंतर है और केंद्र के और पश्चिम बंगाल के रिश्ते अगर राज्य निहाय देखें हम तो इतने अच्छे नहीं हैं। और जब से वहां पे बीजेपी ने अपना चंचू प्रवेश कर लिया है और जब से उसको लोकसभा में वहां पे बड़ी सफलता मिली है, तब से बीजेपी को ये जरूर लग रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो वहां पे सत्ता पालट करने में कामयाब होगी। इसके पीछे बीजेपी और बीजेपी का जो नेतृत्व है वो ये भी मानता है कि जिस तरीके की नाराजगी वहां के लोगों में ममता बनर्जी के प्रति है, या एक ये कह लीजिए कि एंटी इनकम्बेंसी की जो भावना है, उसकी वजह से बीजेपी वहां पे
पहली बार अपना शासन बनाने में कामयाब होगी। अभी वहां पे बीजेपी के सारे वरिष्ठ नेताओं की दौरे हो रहे हैं। हाल फिलहाल में जेपी नड्डा गए थे, उनके काफिले पे हमला हुआ। उसके बाद इस बात को बीजेपी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसने काफी गंभीरता से लिया। केंद्र ने भी इसके चलते वहां से पश्चिम बंगाल से इसके प्रति रिपोर्ट भी मंगाई। ममता बनर्जी और केंद्र में पहले से ही खींचातान चल रही है। उसके बाद अभी 2 दिन के दौरे पे अमित शाह गए थे वहां पे, दिलीप घोष उनके साथ थे, कैलाश विजयवर्गीय उनके साथ थे। वहां पे अमित शाह की जिस प्रकार की रैली हुई और मिदनापुर में उन्होंने जो तृणमूल कांग्रेस के एक ज्येष्ठ नेता थे पूर्व के शुभेंदु अधिकारी, उनको अपने पाले में लाके एक बहुत बड़ा झटका ममता बनर्जी को जिस प्रकार से दिया है, उसके बाद तो ममता बनर्जी का तिलमिलाना बिल्कुल जायज था। और उसके बाद उन्होंने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमित शाह और बीजेपी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उस पे बहुत कड़े शब्दों में हमले बोले। कल प्रशांत किशोर का भी, जैसे मैंने कहा कि ट्विटर पे एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर बीजेपी 100 से ज्यादा सीटें ले आती है या 2 डिजिट का आंकड़ा 2 डिजिट्स फिगर भी अगर क्रॉस कर लेती है तो वो अपना काम छोड़ देंगे। ये बहुत बड़ी बात थी एक तरीके से देखी जाए तो। और इस पर पश्चिम बंगाल के बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, इन्होंने तंज कसते हुए एक ट्वीट कर डाला कि देश को जल्दी ही एक अच्छा राजनीतिक रणनीतिकार खोना पड़ेगा। उनका इशारा प्रशांत किशोर की तरफ था। वो ये कहना चाहते थे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन करने जा रही है, उस हिसाब से वो 200 का आंकड़ा क्रॉस कर लेगी और प्रशांत किशोर को अपना काम छोड़ना पड़ेगा। अब ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत दिलचस्प होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कितनी सीटें मिलती है। हालांकि ये बात अलग है कि बीजेपी वहां पे पूरे जोरों शोरों से लगी हुई है और ये बात भी बहुत देखने लायक है कि वहां पे बीजेपी ने एकदम जमीनी स्तर से अपने कार्यकर्ताओं, जो एकदम ग्राउंड वर्कर से लेके अपने जितने वरिष्ठ नेता है, उन सबसे अपना एक जनसंपर्क अभियान वहां पे बनाए रखा है। पिछले 3 साल से अगर कहा जाए तो बीजेपी वहां पे काम कर रही है, विधानसभा चुनाव को अपने सामने, अपनी नजर के सामने रखते हुए। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वहां पे कितनी सफलता मिलती है। पर जहां तक एक राजनीतिक विश्लेषकों का अनुमान है, उस हिसाब से अगर ममता बनर्जी के खिलाफ जो वहां के लोगों में नाराजगी है, जो हिंसाचार की वहां पे घटनाएं हुई है, भ्रष्टाचार के आरोप जो ममता बनर्जी सरकार के कुछ नेताओं पे लगे हैं, उसके चलते अगर लोगों की नाराजगी वोटों में परिवर्तित हो जाती है तो बीजेपी वहां पे आराम से 150 से ज्यादा सीटें पा सकती है। पर यह देखना दिलचस्प होगा कि वहां पे पहली बार बीजेपी अब शासन बनाने में या सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है या तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी अपनी सत्ता को रिटेन करने में, कायम रखने में कामयाब हो जाते हैं। इन सब बातों पे आने वाले दिनों में सबकी नजर बनी रहेगी और तृणमूल कांग्रेस का जो भी प्रदर्शन होगा उस पे सबसे ज्यादा जो प्रशांत किशोर है, उनका एक तरीके से कहा जाए तो राजनीतिक भविष्य जुड़ा होगा। प्रशांत किशोर को एक बहुत ही यशस्वी, एक बहुत ही सक्सेसफुल रणनीतिकार माना जाता है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल, कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन सब के लिए जो रणनीति बनाई थी, उनके राज्यों में जो विधानसभा चुनाव थे उसमें वो काफी सक्सेसफुल रहे। हालांकि यूपी में जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी का जो गठबंधन बना था 2017 के विधानसभा चुनाव के लिए यूपी के, उसमें वो थोड़े से ये कह सकते हैं कि फेल हो गए और वहां पे बीजेपी ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। पर उसके बाद से उन्होंने जो रणनीतियां बनाई जिस राज्य के लिए, उसमें उनका अगर देखा जाए तो एक सक्सेस रेट बहुत अच्छा है
और इसी वजह से पिछले 1 साल से ममता बनर्जी ने उन्हें हायर किया हुआ है। ममता बनर्जी ने उन्हें तृणमूल कांग्रेस के लिए काम करने के लिए लगाया हुआ है। अब ये देखना है कि तृणमूल कांग्रेस के लिए प्रशांत किशोर ने जो रणनीति बनाई है वो आने वाले दिनों में कितनी कारीगर साबित होती है। वहां पे मई जून के दरमियान पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और इसमें ये देखना है कि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी इन दो पक्षों में जो कांटे की टक्कर होने वाली है उसमें बाजी कौन मारता है। अगर बीजेपी को 100 से ज्यादा सीटें मिली तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि इसके बाद प्रशांत किशोर की क्या प्रतिक्रिया आती है, और अगर 100 से कम सीटें मिली या 200 से कम सीटें, जो भी अगर अंदाज आता है उससे अगर कम सीटें बीजेपी को मिली तो बीजेपी का जो नेतृत्व होगा उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, ये देखना भी दिलचस्प बनता है। दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको इस चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मुझे ये जरूर बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।